हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है इज हेल्थ केयर इन इंडिया ट्रूली सेफ। हेल्थ केयर सिस्टम ट्रूली सेफ। जो पेशेंट होता है, जो मरीज है, जिसे कोई भी डिसीज़ हो, चाहे फिर वो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, जब वो पेशेंट किसी हेल्थ केयर सिस्टम की सर्विसेज अवेल करता है, खुद को एडमिट करता है या ट्रीटमेंट लेता है, तो क्या वो हेल्थ केयर सिस्टम उसे क्योर करती है या उसे और बीमार करेगी? क्या पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में जाने के बाद और बीमार हो सकता है या उसे और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। तो आज का टॉपिक जो है वो यही है, क्या हेल्थ केयर सिस्टम ट्रूली सेफ है? हेल्थ केयर सिस्टम जिसने मरीज को, पेशेंट को क्योर करना चाहिए, क्या वही हेल्थ केयर सिस्टम पेशेंट को और डिसीज या और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करता है? यही आज का टॉपिक है दोस्तों, और इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, अपनी इन्फो फिलअप करनी है और इस 1-on-1 फ्री सेशन, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, सिस्टम की आज के जो वीडियो है हमारी, इसकी शुरुआत करते हैं। सो व्हाई पेशेंट सेफ्टी मैटर्स। अब पेशेंट सेफ्टी क्यों मैटर करती है और क्यों आज हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम की सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि आज यानी 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, पेशेंट की सेफ्टी डे है जो है 17 सितंबर। आज इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, तो 1 in 100 पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल केयर के दौरान ही हार्म्ड होते हैं। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट है, हॉस्पिटल से जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्हें हार्म होता है, उनके लिए मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। 1 in 10, ये बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही जो आउट पेशेंट केयर है, आउट पेशेंट केयर में तो ये नंबर 4 in 10 है। आउट केयर पेशेंट में 4 पेशेंट जो है वो हार्म होते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें 4 पर्सन आउट ऑफ 10 जो है वो हार्म्ड होते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात समझे तो इंडिया में एक अर्जेंसी है। इंडिया में जो बर्डन ऑफ डिसीज़ है वो क्रोनिक डिसीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्रोनिक डिसीज़ जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, मेंटल केयर है, इनका जो बर्डन ऑफ डिसीज़ है इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ से जो बर्डन ऑफ डिसीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये क्रोनिकल कंडीशंस में क्या होता है? क्रोनिकल कंडीशंस में दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट आता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जो मल्टीपल कॉन्टैक्ट आ रहा है, जिसके वजह से जो रिस्क ऑफ एरर है, पेशेंट को हार्म होने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर एक्यूट केयर की बात करें, जिसमें इमरजेंसीज होती है, सर्जरीज होती है, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिस्ट एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, और इन स्पेशलिस्ट में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो या कोऑर्डिनेशन कम हो, इनएफिशिएंट हो, उस केस में भी रिस्क ऑफ हार्म जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा पॉइंट जो है वो ये है कि मोर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, मोर चांस ऑफ सेफ्टी लैप्सेस। जितने ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट को अवेल करोगे उतने ही ज़्यादा सेफ्टी चांसेस हो सकते हैं, सेफ्टी लैप्सेस हो सकते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है। इसीलिए पेशेंट सेफ्टी डे, उसकी थीम यही है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये ट्रूली सेफ होनी चाहिए। इसने पेशेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में उसे क्योर करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो पेशेंट को हार्म होता है ड्यूरिंग हेल्थ केयर सिस्टम, इसके मल्टीपल फेसेस है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कॉमन रीजंस जो आते हैं वो है मेडिकेशन एरर, गलत मेडिकेशन दे देना, गलत डायग्नोसिस कर देना, डायग्नोसिस एरर। उसके बाद सर्जिकल एरर, सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर से या मेडिकल स्टाफ से कुछ एरर्स हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। वैसे ही डिवाइस या इक्विपमेंट फेल्यूअर भी है। और डॉक्यूमेंटेशन एरर, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन एरर जिसमें पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसे प्रॉपर मेंटेन ना किया गया हो, या हेल्थ हिस्ट्री में या उसने प्रीवियसली जो भी डिसीज़ हुई थी या जो भी मेडिकेशन या उसकी जो एलर्जीज़ है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेडिकल सिस्टम के पास नहीं होना,
साथ ही जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ये भी बहुत सीरियस इशू है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के पीछे या पर्सन जब हेल्थ केयर सिस्टम में होता है उस टाइम पे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को एक्वायर कर सकता है, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। साथ ही ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट, उसके अलावा अनसेफ इंजेक्शन या ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने ऐसी बहुत सारी केसेस पढ़ी होंगी जिसमें पर्सन्स को डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ तो चलो ठीक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलेगा, पर जो एसटीडीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, एड्स होता है या हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट है वो अनसेफ ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ये बताते हैं कि कितना हेल्थ केयर सिस्टम की सेफ्टी कितनी मैटर करती है। अब हेल्थ केयर सिस्टम की ही बात नहीं, तो अगर एवरीडे सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो रॉन्ग मेडिसिन कॉम्बिनेशन, मेडिसिन रॉन्ग नहीं हो सकती है ओके, पर मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कि आप मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हो तो क्या वो ड्रग एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल है, तो रॉन्ग मेडिसिन कॉम्बिनेशन भी है, डिले इन डायग्नोसिस, डिसीज टाइम पे डिटेक्ट ना होना, उसके साथ ही जो प्रिवेंटेबल फॉर्म्स है, फॉल्स जो है उनके कॉन्टेक्स्ट में भी पेशेंट को हार्म यहाँ पर हो सकता है। तो पेशेंट का हार्म जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। पेशेंट की सेफ्टी इसीलिए मैटर करती है क्योंकि पेशेंट को हार्म कहीं पे भी हो सकता है किसी भी प्रोसीजर में, मतलब आईसीयू से लेकर तो डेली केयर, ओके, डेली केयर या आईसीयू, इन पूरी जर्नी में पेशेंट को हार्म हो सकता है, इसीलिए पेशेंट की सेफ्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब पेशेंट की सेफ्टी जो है और जो हॉस्पिटल की पेशेंट की जो सेफ्टी सिस्टम है क्या वो ब्रेक डाउन होती है, क्यों ब्रेक डाउन हो सकती है? अब ब्रेक डाउन होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे प्रोवाइडर साइट्स की, प्रोवाइडर साइट्स यानी हॉस्पिटल्स की जब बात करते हैं तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है, नर्स है या जो सपोर्टिंग स्टाफ है वहाँ पर उनका नंबर जो है बहुत कम होता है और हेवी पेशेंट लोड होता है, या जो स्टाफ की कमी होने के वजह से लॉन्ग शिफ्ट्स हो जाती है, इनएडिक्वेट स्टाफिंग, जितनी रिक्वायर्ड है उतने स्टाफ से अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से लॉन्ग शिफ्ट है और इनएडिक्वेट स्टाफिंग है, जिसके वजह से जो स्टाफ फटीग और एट्रिशन भी हो सकता है। यानी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर ये फुल अटेंशन के साथ भी पेशेंट की केयर करे तो फटीग के वजह से, एट्रिशन के वजह से उनसे एरर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। पर क्या ये पेशेंट सेफ्टी सिस्टम ब्रेक डाउन सिर्फ वन वे है? जी नहीं, ये टू वे गैप भी है। सेकंड साइड जो आती है वो है पेशेंट साइड से। मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट है वो इन्फोर्ड नहीं होते हैं, इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं, वो अपनी कंडीशन को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए हेजिटेंट भी होते हैं। वो डॉक्टर से अपनी क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं या प्रॉपर वे में अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया में जो अनसेफ केयर है, अनसेफ केयर सिस्टम जो है ये टू वे गैप है, टू वे गैप बिटवीन ओवरबर्डन प्रोवाइडर्स, ओवरबर्डन मेडिकल स्टाफ या हेल्थ सिस्टम और जो अनइन्फॉर्म्ड पेशेंट है उनके वजह से ये गैप है। तो इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो जैसे लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ हो, मेडिकल हिस्ट्री अवेलेबल ना होना हो, इक्विपमेंट फेल्यूअर हो या इक्विपमेंट की नॉन अवेलेबिलिटी भी इसमें एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसके वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है। अब ये गैप जो है इसे क्लोज कैसे करें? टू वे गैप है, प्रोवाइडर साइड से भी है, पेशेंट के साइड से भी है। अब ये जो टू वे गैप है इसे क्लोज करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही है? तो हॉस्पिटल्स जो है वो अपनी तरफ से क्वालिटी ऑडिट्स कराते हैं ताकि पेशेंट्स की जो भी मेडिकल सर्विसेज है उसमें क्वालिटी मेंटेन की जा सके। एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाते हैं और उन प्रोटोकॉल्स को रिगरसली फॉलो भी करते हैं और जो स्टाफ है उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जाती है। साथ ही हॉस्पिटल्स में स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करे और वो उसका स्प्रेड ना हो। एक ही मेडिसिन या एक ही मेडिकल इक्विपमेंट को सैनिटाइज करे अगर सेकंड टाइम उसे यूज़ करना है, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स वो यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई हॉस्पिटल साइड की, बट रियलिटी ये है कि सिस्टम वल्नरेबल है और सिस्टम फेल हो सकती है। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि पेशेंट सेफ्टी जो है, जिसमें जो गैप है
जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी तरफ से और पेशेंट की तरफ से। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो पेशेंट की भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हॉस्पिटल्स की भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करना ये ओनली हॉस्पिटल का जॉब नहीं है, बल्कि पेशेंट का भी जॉब है, पेशेंट की फैमिली का भी जॉब है। तो ये जो गैप है या पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड अगर हमें बढ़ाने हैं तो उसके लिए कलेक्टिव या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए, तो यहाँ पे नॉट ओनली डॉक्टर्स बट फैमिलीज़ और पेशेंट दोनों मैटर करते हैं। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जो पेशेंट जो है वो एम्पावर्ड होने चाहिए, पेशेंट्स ने क्वेश्चन पूछने चाहिए, उन्होंने अपनी जो प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स है उन्हें मेंटेन करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। साथ ही जो भी ड्रग्स उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है उस ड्रग के वजह से, उसके ड्रग के ओवरडोज के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उनकी जो एलर्जीज होती है उनके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन रखकर उसे डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए। घर में भी पर्सन ने सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ मेडिकेशन। इंडिया में मोस्ट जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो सेल्फ मेडिकेशन पे रिलाई करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो पेशेंट ने स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, तब जाकर कहीं हम पेशेंट सेफ्टी का जो कल्चर है, जो इकोसिस्टम है, उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो है NABH, यानी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब ये एक्रीडेशन बोर्ड जो है वो हॉस्पिटल को एक्रीडेट करता है कि स्टैंडर्ड कैसे है, प्रोटोकॉल कैसे है, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टाफ अवेलेबिलिटी है या नहीं, स्टाफ प्रॉपर वे में ट्रेंड है या नहीं है, या फटीग या कोई एट्रिशन तो नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो नंबर है कि इंडिया में ओनली 5% हॉस्पिटल्स ही है जो एक्रीडेट हो पाए हैं, यानी 95% हॉस्पिटल्स ने अभी तक एक्रीडेशन को अवेल ही नहीं किया है या एक्रीडेशन प्रोसेस के थ्रू खुद गए भी नहीं है। साथ ही जो NGOs है, वैसे ही एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फार्माकोविजिलेंस सोसाइटी। ये सोसाइटी जो है ये जो ड्रग्स और ड्रग्स के इश्यूज़ है या ड्रग्स के रिएक्शन है, ऐसी चीज़ों को ये हाईलाइट करते हैं, एडवांस रिएक्शन को, और उसे मेडिकल सोसाइटीज़ को, मेडिकल कम्युनिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं और पेशेंट को भी इनकरेज करते हैं कि आप जो मेडिसिन की जो रिएक्शंस है उन्हें रिपोर्ट कीजिए। साथ ही पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशंस भी है, इसमें NGOs की भी इन्वॉल्वमेंट है, सिविल सोसाइटी की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशंस जो है ये हाउस होल्ड तक रीच करके उन्हें पेशेंट सेफ्टी की जो राइट प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड्स है, उनके बारे में अवेयर करते हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स हो या बाकी जो फार्मेसीज़ हो उनको भी अवेयर करने का काम ये लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है CSR प्लस हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपने वहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इन पेशेंट सेफ्टी के बारे में अवेयर करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ ने अपनी जो वर्क फोर्स है वह उनके लिए भी पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स रन करना चाहिए, और CSR के थ्रू जो फंडिंग इंडस्ट्री जो स्पेंड करती है उसमें उन्होंने फोकस करना चाहिए सेफ्टी कल्चर के लिए, अवेयरनेस के लिए। इंडस्ट्री में खुद के यहाँ पर भी सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, साथ ही पब्लिक अवेयरनेस को भी उन्होंने रेस करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हम एक कल्चर को बिल्डअप कर सकते हैं, पेशेंट सेफ्टी कल्चर को बिल्डअप कर सकते हैं, जिसके लिए WHO ने एक एक्शन प्लान भी दिया है। WHO एक्शन प्लान क्या करता है, तो ये इंटीग्रेट करता है सेफ्टी एट ऑल हेल्थ सिस्टम लेवल, सारे सिस्टम लेवल तक, डॉक्टर पेशेंट से जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो फार्मेसीज है, सबको ये इंटीग्रेट करने का एक प्लान है। उसी कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, रिच कंट्रीज़ है, उनमें ये एक इनिशिएटिव देखा गया है। इस इनिशिएटिव को हम स्टडी करके इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसमें पेशेंट्स जो है उनके एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें पेशेंट्स को वॉइस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने कंसर्न रेज करे, क्वेश्चन पूछे जो ड्रग ओवरडोज है या उनका जो भी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो मिसट्रस्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को वो रेस करे, ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो सके और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ पेशेंट का कम्युनिकेशन इंक्रीज हो सके। जैसा कि हम जानते हैं ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो होनी चाहिए। साथ ही इंडिया ने भी एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, इंडियाज़ 2018-25 फ्रेमवर्क, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि सारे पॉलिसी प्रैक्टिस गैप जो है, एम्बेडेड सेफ्टी या मेडिकल एजुकेशन जो है, इनको एम्बेड किया जा सके एक फ्रेमवर्क क्रिएट करके
पेशेंट सेफ्टी कल्चर को क्रिएट किया जा सके। अब हॉस्पिटल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी प्रिवेंटेबल एरर्स हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके। और इस 2025 का स्पेशल फोकस जो है वो स्पेशल फोकस रखा गया है न्यूबॉर्न और चाइल्ड्स पे, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी जो है वो फर्स्ट ब्रेथ से शुरू होती है और ये जो चाइल्ड जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इस साल 2025 का फोकस जो है वो है न्यूबॉर्न और चाइल्ड के ऊपर। उसके साथ ही नेशनल मूवमेंट की ज़रूरत है, एक नेशनल मूवमेंट यानी जिसमें हॉस्पिटल्स, मेडिकल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो, सिविल सोसाइटी, एनजीओज या इट सोसाइटी का हर तबका इसमें इन्वॉल्व हो, तब जाकर कहीं हम एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, और वैसे ही हम पब्लिक सेफ्टी कल्चर को इंडिया में बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत फ़ायदे का होगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कल और एक सेशन में ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।